वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूं। जैसे कि आपको पता है, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंडिया जीके की सीरीज स्टार्ट कर दी है। अगर आप हरियाणा जीके देखना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहे, और हम साथ ही साथ आपको इंडिया जीके भी करवा रहे हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, हरियाणा पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, तो हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे जो 100% पेपर में पूछे जाते हैं। क्योंकि पता है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। जैसे दिल्ली पुलिस हो, हमारे पास कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, एसएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चैनल से जुड़े रहे, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, महाजन पदकाल, मगध का उदय और मौर्य साम्राज्य। तो ये हमारे पास हिस्ट्री का टॉपिक है, एंसाइट हिस्ट्री का, ठीक है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन है, मगध की राजधानी राजगृह से किस शहर में स्थानांतरित किया गया था। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो मगध की राजधानी है वो राजगृह से किस शहर में स्थानांतरित मतलब ट्रांसफ़र किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कहाँ से किया गया था बताना है आपको। मगध की राजधानी को राजगृह से किस शहर में स्थानांतरित किया गया था। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र हमारे पास राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। ठीक है, चलते हैं इस क्वेश्चन की अब डिटेल पढ़ते हैं। क्योंकि डिटेल जब हम पढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन में बहुत से क्वेश्चन छिपे होते हैं। तो हमारे पास है पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी पटना का प्राचीन नाम है। हर्यंग वंश के राजा अजातशत्रु के पुत्र ने 461 से 445 से पूर्व एक नई राजधानी पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, जो व्यापारी और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ साम्राज्य स्थापित कर अपनी राजधानी बनाई थी। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, इसका पाटलिपुत्र है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मौर्य स्तंभ राजधानी, जिसे सिंह राजधानी भी कहा जाता है। मौर्य स्तंभ राजधानी, जिसे सिंह राजधानी भी कहा जाता है, खालिस्तान में पाई जाती है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए होगा, सारनाथ। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, सारनाथ। सारनाथ में अशोक ने जो स्तंभ बनवाया था उसके शीर्ष भाग को सिंह चतुर्मुख कहते हैं। इस मूर्ति में 4 भारतीय सिंह हैं। अशोक स्तंभ अब भी अपने मूल स्थान पर स्थित है, किंतु उनका शीर्ष भाग सारनाथ के संग्रहालय में रखा गया है। ये इस क्वेश्चन की डिटेल थी और ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, तो हम वही आपको करवा रहे हैं। नेक्स्ट है, मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, बृहद्रथ। बृहद्रथ है वो मौर्य राजवंश के अंतिम शासक थे। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। ये यहाँ पर सी आएगा और यहाँ पर डी आएगा, तो ये आपको कर लेना चाहिए। बृहद्रथ मौर्य राजवंश का अंतिम शासक था। बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई थी। मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य उसके प्रधानमंत्री कौटिल्य द्वारा की गई थी। उस समय मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र थी, ठीक है। राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो सांची स्तूप का निर्माण ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा, अशोक ने। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। सांची स्तूप भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित है। यह एक छोटा सा गांव है। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। अशोक सम्राट मगध के आखिरी प्रमुख राजा थे। यहाँ कई बौद्ध स्मारक हैं जो 3री शताब्दी इसी 12वीं शताब्दी के बीच के काल के हैं। तो ये इस क्वेश्चन की डिटेल थी। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, अशोक ने करवाया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? तो इसमें पूछा है, पहले तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो राजगृह से पाटलिपुत्र, राजगृह से ऐसा कौन सा स्थान था जहाँ पर स्थानांतरित कर दी गई थी, लेकिन वही क्वेश्चन को थोड़ा घुमाकर क्या पूछा गया है, राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र किसने स्थानांतरित की थी, मतलब उस शासक का नाम पूछ लिया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा, अजातशत्रु। सम्राट अजातशत्रु ने उत्तराधिकारी उदयन ने अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ साम्राज्य स्थापित कर अपनी राजधानी बनाई। बिहार की राजधानी पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। पवित्र गंगा नदी के दक्षिणी तट पर इस शहर को लगभग 2000 वर्ष पूर्व पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये इस क्वेश्चन की डिटेल थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और साथ के साथ हम आपको पढ़ा रहे हैं इनके डिटेल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। देखो ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा गया है, तो अब दिल्ली पुलिस हो या हरियाणा पुलिस हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो जिसमें ये आता है तो ये आपके लिए 100% इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 6वीं शताब्दी पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था। तो राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन डी, हमारे पास राइट आंसर होगा सूरसेन। सूरसेन मथुरा के प्राचीन यदुवंशी राजा थे। सूरसेन महाजनपद उत्तर भारत का महत्वपूर्ण जनपद था। इसकी राजधानी मथुरा थी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्रों को सूरसेन कहा जाता था। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन डी होगा सूरसेन। नेक्स्ट है हमारे पास मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी जो वर्तमान में खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन सी, हमारे पास राइट आंसर होगा बिहार। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी जो वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। प्राचीन मगध जो वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है, बिहार की वर्तमान राजधानी पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। तो ये इस क्वेश्चन की डिटेल थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 299 से 272 ईस्वी के बीच शासन किया था, संपूर्ण भारत के राज्य को बढ़ाया था। तो राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन सी, बिंदुसार। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम क्या था, बिंदुसार। ऑप्शन सी राइट आएगा। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार ने 299 से 272 ईसा पूर्व के मध्य शासन किया था जो संपूर्ण भारत में साम्राज्य को विस्तारित था। बिंदुसार को अमित घात के नाम से जाना जाता था। अमित घात का अर्थ है शत्रु का विनाशक। बौद्ध विद्वान तारनाथ के बिंदु को 16 राज्यों का विजेता बताया है। तो राइट आंसर हमारे पास इस क्वेश्चन का हो गया बिंदुसार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की आरंभिक राजधानी हमारे पास क्या थी, गिरिवर्ज थी। गिरिवर्ज हमारे पास मगध की आरंभिक राजधानी थी। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। मगध की आरंभिक राजधानी गिरिब्रिज थी जिसे बाद में अजातशत्रु द्वारा बदलकर पाटलिपुत्र कर दी गई थी। सम्राट अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र को स्थानांतरित किया था। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ साम्राज्य स्थापित कर अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसके समय में हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण के समय हुआ था। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। नालंदा विश्वविद्यालय
नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में पटना के पास लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका निर्माण गुप्त काल के शासन कुमारगुप्त के समय में हुआ है। वर्ष 2016 में इसे विश्व विरासत स्थल को धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो ठीक है, ये हमारे पास इस क्वेश्चन की डिटेल हो गई। और नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किस समय में हुआ था? कुमारगुप्त के समय हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक था। उसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। शुंग वंश की नींव रखी। पुष्यमित्र शुंग एक कट्टर ब्राह्मणवादी था जिसने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शुंग वंश के मगध पर शासन करने से पहले किस राजवंश का शासन था? तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी होगा, मौर्य वंश। शुंग वंश के मगध पर शासन करने से पहले किस राजवंश का शासक था? ऑप्शन सी होगा, मौर्य वंश। शुंग वंश के मगध पद पर शासन करने से पहले मौर्य वंश का शासन था। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग पर वंश की नींव रखी। पुष्यमित्र शुंग कट्टर ब्राह्मणवादी था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? मौर्य वंश। नेक्स्ट है हमारे पास, महाजनपद काल में 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली जनपद कौन था? तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? मगध हमारे पास राइट आंसर होगा। 16 महाजनपदों में से मगध सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली जनपद उभर कर सामने आया। इसकी आरंभिक राजधानी राजगृह थी। मगध पर बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना कर मगध साम्राज्य की नींव रखी थी। इसे मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। तो राइट आंसर हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या हो गया? डी हमारे पास राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, मगध के किस शासन को पितरहता के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हमारे पास ए हो गया, अजातशत्रु। अजातशत्रु को मगध के अजातशत्रु को पितरहता के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। अजातशत्रु को पितरहता अर्थात अपने पिता की हत्या करने वाला भी कहा जाता है। अजातशत्रु मगध के शासन बिंबिसार का पुत्र। बिंबिसार के बाद मगध का शासक बना था। अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था। तो ये इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट पॉइंट था। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, महाजनपद काल में पाटलिपुत्र की नींव किसने रखी थी? तो राइट आंसर हमारे पास अजातशत्रु हो गया, जिसने महाजनपद काल में पाटलिपुत्र की नींव रखी थी। तो अजातशत्रु हमारे पास राइट आंसर होगा। पाटलिपुत्र की नींव अजातशत्रु ने रखी थी। अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटली गांव में किला बनवाया था और पाटलिपुत्र की नींव रखी थी। बाद में उदय ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, मौर्य वंश से पहले मगध में किस राजवंश का शासक था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, नंद वंश। मौर्य वंश से पहले मगध में नंद वंश का शासक था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। जो उसने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को सत्ता से बेदखल करके मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मगध पर घनानंद का शासन था। नेक्स्ट है हमारे पास, सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के तट पर युद्ध किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया, झेलम। सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने झेलम नदी के तट पर युद्ध किया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। सिकंदर तथा पोरस की सेना ने 326 ईस्वी पूर्व झेलम नदी के तट पर युद्ध किया, जिसमें राजा पोरस की हार हुई और विविधता के युद्ध को हाइडेविच का युद्ध भी कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का विविधता के युद्ध को हाइडेविच का युद्ध भी कहा गया है। और इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या निकल के आया है कि सिकंदर और पोरस की सेनाओं के बीच झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास
महाजनपद काल में किस साम्राज्य द्वारा पहली बार युद्ध में हाथी का प्रयोग किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। महाजनपद काल में मगध साम्राज्य द्वारा पहली बार युद्ध में हाथी का प्रयोग किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। यूनानी लेखक प्लूटार्क के अनुसार मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में युद्ध में पहली बार हाथियों का प्रयोग किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, किस शासक के पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या राजगद्दी पर बैठने के लिए की है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया, बिंबिसार। तो बिंबिसार शासक के पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या राजगद्दी पर बैठने के लिए की थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। मगध पर हर्यंक वंश के शासक तथा संस्थापक बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा की गई है। अजातशत्रु के इतिहास में पितृहंसा पिता की हत्या करने वाले के रूप में भी जाना जाता है। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदय ने की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, महाजनपद काल में किस शासक को क्या लिखा अग्रसेन कहा जाता था? उग्रसेन होगा ये। राइट आंसर हमारे पास होगा महापद्मनंद। महापद्मनंद का वंश संस्थापक एवं प्रथम शासक था महापद्मनंद। बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश में उसके उग्रसेन कहा गया है। पुराणों में महापद्मनंद को सर्वक्षत्रात्मक कहा गया है। सर्वक्षत्रात्मक। पुराणों में खोरवेल की हाथी गुफा अभिलेख में उसके कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, शिशुनाग ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी हो गया, वैशाली। शिशुनाग ने अपनी दूसरी राजधानी वैशाली में बनाई थी। शिशुनाग ने वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। शिशुनाग वंश का प्रथम शासक था। उसने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या कर नाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग अवंती और कौशल महाजनपदों को मगध में मिला लिया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है, वो कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए वैवाहिक गठजोड़ की शुरुआत करवाई थी? तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी होगा, बिंबिसार। बिंबिसार ने अपने मगध के यश और सम्मान को वैवाहिक संधियों और विजयों के माध्यम से काफ़ी बढ़ाया। उसकी एक रानी कौशल के राजा प्रसेनजित की बहन थी। उसकी दूसरी रानी चेलना थी जो कि वैशाली के राजा चेतक की पुत्री थी। इनके अतिरिक्त बिंबिसार की 2 और रानियां का जिक्र भी मिलता है। पुराणों के अनुसार बिंबिसार को श्रेणी कहा गया है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिंबिसार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय इतिहास में नियमित और स्थायी सेना रखने वाला पहला ज्ञात शासक कौन था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया, बिंबिसार है। भारतीय इतिहास में बिंबिसार प्रथम शासक था जिसने स्थायी सेना रखी। पुराणों में बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया है। उसने राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक गठजोड़ों का भी महत्व दिया है और उसने वैशाली और कौशल प्रदेश के साथ वैवाहिक गठजोड़ स्थापित किया है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया ऑप्शन ए, और ये हमने आपको पढ़ा दिया है इस क्वेश्चन की डिटेल। नेक्स्ट है, बिंदुसार के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो अवंती का राज्यपाल था। बिंदुसार के समय में अशोक अवंती, जिसका नाम उज्जैन है, का राज्यपाल था। अशोक ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को भी शांतिपूर्वक दबाने में सफलता प्राप्त की है। अशोक 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया, अवंती। नेक्स्ट है हमारे पास, अशोक का पहला और अंतिम युद्ध कौन सा था? तो राइट आंसर हमारे पास हो गया ऑप्शन बी, कलिंग का आक्रमण। कलिंग का आक्रमण अशोक का पहला और अंतिम युद्ध था। कलिंग पर आक्रमण। सम्राट अशोक ने अपने शासन के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। इस युद्ध में अशोक विजयी रहा और उसने कलिंग को मौर्य साम्राज्य का अंग बना लिया। यह युद्ध अशोक का पहला और अंतिम युद्ध था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, चंद्रगुप्त मौर्य ने
राजकार्य की शिक्षा किसने दी है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को राजकार्य की शिक्षा किसने दी है? विष्णुगुप्त ने। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक था। 322 ईसा पूर्व मगध का शासक बना। उसे राजकार्य की शिक्षा विष्णुगुप्त चाणक्य ने दी थी। विष्णुगुप्त को कौटिल्य भी कहा जाता है। ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, भारत का पहला आक्रमण किसने किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। पर्शिया का अखामनी आक्रमण, ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। भारत पर पहला आक्रमण पर्शिया का अखामनी आक्रमण था। दूसरा मैसेडोनिया का आक्रमण था। भारत पर पर्शिया का प्रथम आक्रमण साइरस ने किया था। इस आक्रमण से भारत एवं पश्चिम एशिया के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान शुरू हो गया था। सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व भारत पर आक्रमण किया। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, मगध की राजधानी राजगृह को किस नाम से जाना जाता था? तो गिरिव्रज। गिरिव्रज हमारे पास राइट आंसर होगा। राजगृह मगध की राजधानी थी। इसे गिरिव्रज के नाम से भी जाना जाता था। महाजनपद काल में मगध सबसे अधिक शक्ति विस्तार करने वाला और धीरे धीरे संपूर्ण भारत को अपने आधिपत्य में लेने वाला महाजनपद था। मगध पर शासन करने वाला शासकीय वंश हर्यक वंश था, जिसके बाद शिशुनाग वंश और नंद वंश ने शासन किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, हर्यंग वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। अजातशत्रु को कुनिक भी कहा गया है। 493 ईस्वी पूर्व में अजातशत्रु ने अपने पिता बिंदुसार की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था। अजातशत्रु ने राज्य विस्तार के लिए युद्ध विजय को अपनाया था। अजातशत्रु की हत्या भी उसके पुत्र उदय ने की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, किस शासक अशोक को भारतीय इतिहास का सर्वश्रेष्ठ शासक माना गया है? तो राइट आंसर हमारे पास सी हो गया। धम्म के कारण अशोक को भारतीय इतिहास का सर्वश्रेष्ठ शासक माना गया है। तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। भारतीय इतिहास ने अपनी धम्म नीति को लेकर अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध है और अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने एक संहिता प्रस्तुत की, जिसने उसके अभिलेखों में धम्म कहा गया है। अशोक द्वारा धम्म की जो परिभाषा दी गई है वह राहुलोवाद सूक्त से ली गई है। तो ऑप्शन सी हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी राजा की पुत्री से विवाह किया है? तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन डी होगा। सेल्यूकस निकेटर। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर यूनानी राजा की पुत्री से विवाह किया है। तो ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। चलते हैं इस क्वेश्चन की पढ़ते हैं थोड़ी सी डिटेल। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया, जिससे वह विजय हुआ और सेल्यूकस निकेटर ने हार के बाद एक संधि की। इसमें कुछ क्षेत्रों का अधिकार चंद्रगुप्त को मिला और सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त के साथ कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो पुष्यगुप्त ने करवाया था। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। सुदर्शन झील का निर्माण पुष्यगुप्त ने करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण पुष्यगुप्त ने करवाया था। वह चंद्रगुप्त मौर्य का सौराष्ट्र प्रदेश में राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहा था। तो ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, चिन्हित सिक्कों को पंचमारक सिक्कों का निर्माण का नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा चिन्हित सिक्कों को पंचमारक सिक्कों का नाम दिया गया है। पंचमारक सिक्के भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं। इनको चिन्हित सिक्के भी कहा जाता है। इन सिक्कों का लगभग 6000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इन्हें पंचमारक नाम वर्ष 1835 में जेम्स प्रिंसेप ने दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास,
महाजनपद काल में गांधार की राजधानी कौन सी थी? तो तक्षशिला। तक्षशिला महाजनपद काल में गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। महाजनपद काल में गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला शिक्षा के क्षेत्र में एक विश्व प्रसिद्ध स्थल था। वर्तमान में गांधार आधुनिक अफगानिस्तान का पूर्वी भाग है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास महाजनपद काल में वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। शिल्प व व्यापार के कारण महाजनपद काल में वाराणसी प्रसिद्ध था। शिल्प व्यापार एवं समृद्धि के लिए काशी की राजधानी वाराणसी प्रसिद्ध थी, जिसे बनारस भी कहा जाता था। तक्षशिला शिक्षा के लिए विश्व प्रसिद्ध था। तक्षशिला गांधार की राजधानी थी। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है धम्म में अनुशासन के लिए अशोक ने अपने राज्यारोहण के 13 वर्ष में किन की नियुक्ति की है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। धर्म महामात्य की धम्म में अनुशासन के लिए अशोक ने अपने राज्यारोहण में के 13 वर्ष में नियुक्ति की है। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। धम्म अनुशासन के लिए अशोक ने अपने कार्यकाल में धर्म महामात्यों की नियुक्ति की है। महामात्य धम्म की अनुशासन संहिता को राज्य के विभिन्न हिस्सों में जनता के लिए बीच पहुंचाते थे। तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेख में यूनानी और आरमाइक लिपि का प्रयोग किन अभिलेखों में किया गया है? तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। गांधार के अभिलेख, सोपरा में अशोक के अभिलेखों में 4 भाषाओं प्राकृत, ऑप्शन सी राइट रहेगा। अशोक के अभिलेखों में 4 भाषाओं प्राकृत, ईरानी, आरमाइक एवं पाली भाषाओं का प्रयोग हुआ है। मानसेरा और शाहाबाद पाकिस्तान से प्राप्त हुई अभिलेख में गरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ है। गरोष्ठी लिपि आपको याद रखनी है। गांधार अभिलेख में यूनानी और आरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है, जबकि अन्य सभी अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अशोक का प्रथम अभिलेख किसने खोजा था? तो राइट आंसर हमारे पास बी होगा। टिफिन थैलर। टिफिन थैलर ने अशोक का प्रथम अभिलेख खोजा था। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। अशोक का प्रथम अभिलेख सन 1750 में दिल्ली में खोजा गया है। इसकी खोज टिफिन थैलर ने की थी। जेम्स प्रिसे द्वारा अशोक के अभिलेखों को पढ़ा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास अशोक की कलिंग विजय का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। 13वें अभिलेख में अशोक की कलिंग विजय का वर्णन हुआ है। तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। अशोक की कलिंग विजय का वर्णन 13वें अभिलेख से मिला है। 11वें अभिलेख में अशोक के धम्म का वर्णन मिला है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि 13वें अभिलेख में कलिंग का विजय का मिला है और 11वें में धम्म का मिला है। ठीक है, चलते हैं और पॉइंट पढ़ लेते हैं। द्वितीय अभिलेख में अशोक ने केरल पुत्र, चोल, पंड्या, सतीय पुत्र आदि का उल्लेख मिला है। तृतीय अभिलेख में अशोक ने राजयुक्त और प्रादेशिक नगर के अधिकारियों एवं उनके कार्यों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास यूनानी ग्रंथों में एंड्रोकोट्स किसे कहा गया है? तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी ग्रंथों में एंड्रोकोट्स कहा गया है। तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। यूनानी ग्रंथों में एंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त को कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी पूर्व मगध का शासन था। उसने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से विवाह किया है। सेल्यूकस ने अपने दूत मैग्नेस्थिस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा है। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। जिसको स्पीड धीमी लग रही है वो 2 की स्पीड में देख लीजिए। जिसको स्लो लग रही है तो वो अपने एडजस्ट कर लेना। सारे फंक्शन यूट्यूब में दिए गए हैं। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद राजगद्दी पर कौन बैठा था? तो बिंदुसार बैठा था। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र बिंदुसार मौर्य का शासक बना था, जिसे अमित्रघात की उपाधि दी गई थी। अमित्रघात का अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। इसने राजगृह को मगध की राजधानी बनाया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास
अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो राइट आंसर हमारे पास होगा बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था और मगध का एक प्रतापी सम्राट जिसने अपने पिता को मारकर राज्य प्राप्त किया। उसने अंग, लिच्छवी, वज्जी, कौशल और काशी जनपदों को अपने राज्य में मिलाकर एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सम्राट अशोक राजकुल से थे। सम्राट अशोक राजकुल से थे, मौर्य राजकुल से थे। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। सम्राट अशोक मौर्य राजकुल से थे। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवानाप्रिय अशोक मौर्य था। वह 269 में से 232 ईसा पूर्व तक मगध का शासन था। सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा जाता है, जिसका अर्थ है सम्राटों का सम्राट। यह स्थान भारत में केवल सम्राट अशोक को प्राप्त है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौटिल्य के लिए खालिस्तान की जनसंख्या वाला एक मानवीय व्यवस्था है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। 100 से 500 तक की जनसंख्या वाला एक मानवीय व्यवस्था है। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कौटिल्य के लिए गांव 100 से 500 की जनसंख्या वाला एक मानवीय व्यवस्था है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महान मंत्री थे। उन्हें कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है। वे तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समाजनीति आदि का महान ग्रंथ चाणक्य द्वारा रचित है। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है। तो ये था इस क्वेश्चन की डिटेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिंदुसार के शासक के दौरान अशांति कहाँ थी? तो तक्षशिला में अशांति थी। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। बिंदुसार के शासन के दौरान तक्षशिला में अशांति थी। इसके लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को गवर्नर के रूप में भेजा था। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे एवं सम्राट अशोक के पिता थे। तक्षशिला प्राचीन भारत में गांधार देश की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास अशोक के प्रस्तर अभिलेख प्रतीत थे। तो राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन सी। अशोक के प्रस्तर अभिलेख प्रतीत थे प्रशासन। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य वंश के सम्राट थे। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवानाप्रिय अशोक मौर्य था। अशोक के प्रस्तर अभिलेख प्रशासन के प्रतीत थे। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है। ये अभिलेख आधुनिक काल में बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल में जगह जगह मिलते हैं। इन अभिलेखों द्वारा अशोक ने बौद्ध धर्म को भूमध्य सागर क्षेत्र को फैलाने का प्रयास किया है। तो ये था इस क्वेश्चन की डिटेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस नदी के तट पर सिकंदर और पोरस के युद्ध किया गया था? झेलम नदी के तट पर युद्ध किया गया था सिकंदर और पोरस के बीच। सिकंदर और पोरस की लड़ाई झेलम नदी के किनारे हुई थी। मई 326 ईसा पूर्व में यह लड़ाई झेलम नदी के तट पर हुई। सिकंदर महान की सेना हिंदू कुश के पहाड़ों को पार करती हुई भारत में पहुंच गई। सिकंदर महान ने तक्षशिला के राजा के साथ एक के सहायक संधि की और अपनी तरफ मिलाकर पोरस के खिलाफ अभियान चलाया था। तो झेलम हमारे पास राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है हमारे पास ईस्वी पूर्व 1883 में प्रथम बौद्ध संगीतिया राजगरा में हुई। इसकी अध्यक्षता किसने की? हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसमें आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ईस्वी पूर्व 1883 में प्रथम बौद्ध संगीति राजगरा में हुई। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के अगले 483 से 82 ईसा पूर्व हुई थी। यह संगीति मगध सम्राट अशोक अजातशत्रु द्वारा राजगृह में आहूत की गई थी। इस समिति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। तो ये थे हमारे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। अगर आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं जिसमें ये क्वेश्चन आते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, तो आपको जरूर देखने हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन कभी भी आ सकता है और इम्पोर्टेंट भी है। चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए।